बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो सियासी सरगर्मियां इस वक्त जिन्होंने जोर पकड़ा हुआ है और यकीनी तौर पर अपोजिशन जमातें जो सड़कों पर हैं, हुकूमत इस वक्त खुद मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह इत्तेहादियों को मनाया जाए और कौम को मनाया जाए। अवामी राब्तों का जो मुहिम का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया था, उस पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम भी चल पड़ी है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो अवामी जो एक इलेक्शन इंतखाबात का जो आइंदा के इंतखाबात की बातें की जा रही हैं, उसका बिगल बज चुका है। कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर अब वफाकी दारुल हुकूमत तक तमाम सियासी जमातें सड़कों पर हैं। हो क्या रहा है? मार्च में मार्च हो रहा है और नवंबर में भी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, लेकिन इस सब का इन्हिसार अगर देखा जाए तो वो पार्लियामेंट के साथ है। किसके सर पे सजा रहेगा इक़्तिदार और कौन बनेगा पाकिस्तान का सही हकदार वज़ीर आज़म के ओहदे पर, अब ये एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। इस प्रोग्राम में हम बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुदस्सिर राजपूत साहब। मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और साथ टेलीफोन पर हमें ज्वाइन किया है कराची से ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी ज़ुहैब ज़रदारी साहब ने। ज़रदारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं शुरुआत ज़रदारी साहब आप ही से करना चाहूँगा, क्योंकि आपके शहर कराची और आपके सूबे सिंध से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो सिंध हुकूमत के करता धरता हैं, वो रवाना हो चुके हैं काफिला लेकर इस्लामाबाद की जानिब। तो क्या सिंध के हालात बेहतर हो गए हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत के खिलाफ इस वक्त सिंध से मुहिम का आगाज किया गया? देखें, अगर बात पीपल्स पार्टी की दावों की करें तो पीपल्स पार्टी तो ये दावा आज से काफी साल पहले कर चुकी है कि जिस तरह हमने सिंध में तरक्की की है, हम पूरे पाकिस्तान में वही तरक्की लाना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो वही तरक्की का ख्वाब और तरक्की की बात और वो जो अपना सारा नैरेटिव लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, पंजाब के रास्तों से अब उसका गुजर हो रहा है। लेकिन ये सिंध के लोग भी जानते हैं और पूरे मुल्क के भी लोग जानते हैं कि चाहे पीटीआई जो सिंध हुकूमत के खिलाफ हुकूक सिंध मार्च निकाल कर कराची की तरफ आ रही है और पीपल्स पार्टी आपकी तरफ आ रही है, तो ये दोनों ना तो हुकूमतें गिराने के लिए निकले हुए हैं और ना ही इनके मार्चों से कोई हुकूमत गिरने वाली है, ना सिंध हुकूमत ना वफाकी हुकूमत। ये तो बस अपना एक वार्म अप मैच खेल रहे हैं आपस में, ताकि आने वाले इलेक्शन अगर किसी वक्त भी आ जाएं तो ये तैयार हो जाएं। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने पांव जमाना चाहती है और तहरीक इंसाफ सिंध में अपने पांव जमाना चाहती है। तो मेरे ख्याल में ये जो है मामला इस लिहाज से फिक्स है कि दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए आ रहे हैं। बाकी ये आप भी जानते हैं कि इस लांग मार्च से कोई इमरान खान को खतरा है और ना ही या मुराद अली शाह की हुकूमत को खतरा है। ठीक है मुदस्सिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ज़रदारी साहब की और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह वाज़ेह तौर पे बात की है कि दोनों पार्टियां इस वक्त दोनों सूबों में अपने पंजे गाड़ने के लिए कोशिशें कर रही है, जंग जारी है। आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो इस्तीफ़ों की मुहिम लेकर इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब निकले हैं, रास्ते में बड़े बड़े मुतालबात और दावे करते जा रहे हैं, क्या वफाकी दारुल हुकूमत पहुँचने तक कोई हिकमत अमली हुकूमत बना लेगी? बहुत बहुत शुक्रिया साकिब। जैसे कि जो सूरत-ए-हाल अभी नजर आ रही है उसके दो पहलूज हैं। 20 नवंबर 2021 को क्या हुआ और 20 नवंबर के बाद 21 में जो होना था उसका भी खदशा था और वो जो ना होना चाहिए उसके लिए जो रोक टोक कर रहे थे वो भी सबको पता है। तो ये उसी के नताइज हैं। ठीक है। तो अब फर्क ये है, मसला ये है कि आप आगे की थोड़ी सी प्लानिंग सोचें। अब मैं खुल के बात यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि आगे देखें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला तो मुमकिन ही ड्राइवर का टेन्योर खत्म हो रहा है इसी साल के नवंबर दिसंबर में, एग्जैक्ट डेट महीना मुझे याद नहीं, नवंबर में, इसी साल नवंबर में जी। तो अब सेकंड प्लान क्या थे हुकूमत की? तो स्ट्रेटेजी ये थी कि वो अपने मामलात किसी न किसी तरीके सेकंड टेन्योर के लिए कुछ बेहतर कर सके। अपोजिशन को भी इस चीज का पता है कि ये जो वक्त है, ये 2 या 3 महीने अगर हमने दे दिए हुकूमत को तो फिर हम आगे भी नहीं चल सकेंगे। ठीक है। अब उसमें डेडलॉक कहाँ था? डेडलॉक था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में। अब जो मामला जो होते हैं ना एम्पायर्स, वो शायद शहबाज शरीफ से सेटिस्फाई थे। ठीक है। शहबाज शरीफ को लाना चाह रहे थे लेकिन माइनस नवाज शरीफ। और जरदारी साहब का तो चॉइस ही नहीं थी, वफाक कभी भी चॉइस नहीं रही, अभी भी चॉइस नहीं है। उसकी चॉइस हमेशा सिंध रही है। वो कहता है मैं सिंध में रहूं। ठीक है। और ये कार्ड चलता रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो सारी नंबर्स गेम हो चुकी है ना,
सवाल ये है कि जो 20 नवंबर के बाद जो सपोर्ट थी पहले, गुज़िश्ता साल 20 नवंबर से पहले जो हुकूमत को सपोर्ट थी, जिसकी वजह से वो चेयरमैन सेनेट के अदम एतमादी जो थी नाकाम कर सकता था या जो भी कर सकता था, वो खत्म हो चुकी है अब। इसका पता चल चुका है और खान साहब बन गए सियासतदान, और इसकी वाज़ेह सबूत है कि ये सियासतदान के फैसले होते हैं जो 10 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए बिजली, और सियासतदान के फैसले होते मतलब हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई उनकी? ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है और अब वो परफेक्ट सियासतदान बन गए हैं। ठीक है। और जिन्होंने सपोर्ट की थी उन्होंने बता दिया कि अब वक्त है थोड़ी देर के लिए सियासतदान बन जाओ और ये महला खत्म हो जाए। अब सवाल है टेक्निकली, अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो कानून के मुताबिक 3 से 6 माह तक अब दोबारा अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते। ठीक है। अगले साल वैसे भी इलेक्शन का साल है, तो जाहिर बात है पोजीशन अगर इस ट्राई में नाकाम हो जाती है तो अगले साल की ट्राई नहीं करेगी। अब यहाँ पे तीसरी चीज पॉइंट ये आ रहा है कि क्या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब विलिंग है? तो यकीनी तौर पे नहीं है। जो जराए कहते हैं वो बिल्कुल विलिंग नहीं है, वो नहीं चाहते कि मैं कोई 6 महीने या साल के लिए बनूं। ठीक है। अब यहाँ पे जराए कहते हैं कि अगर अदम एतमाद के बाद इन हाउस चेंजेस के बाद सिर्फ नून लीग अपना ही कोई लाना चाहेगी तो शायद खाकान अब्बासी साहब को ला सकती है। ठीक है, क्योंकि बिलावल साहब तो कह चुके हैं। मैं यही आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि अब ये बात अगर और मगर पे चल रही है। अगर हुआ तो ऐसा हुआ, नहीं हुआ तो मगर ये हो जाएगा। जरदारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है मुदस्सिर राजपूत साहब की और उन्हें बड़ा जबरदस्त अपना तजिया दिया है और यकीनी तौर पर ये हकाइक के बिल्कुल करीब है। आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सिंध में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मौजूद है और आपने कहा कि हमें नजर भी आ रहा है कि तहरीक इंसाफ वहां अब आ रही है। कराची की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इत्तेहादी वहां बैठे हुए हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हुआ है और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कह दिया है कि वजीर आजम अगर ना रहे, इमरान खान की हुकूमत में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो कुछ वाज़ेह पैगामात भी आ रहे हैं। तो कराची की पॉलिटिक्स क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, उस बारे में क्या प्लान्स हैं? देखें साकिब साहब, कराची के हवाले से यानी कि आप पूरे जब सिंध असेंबली की बात करेंगे हम और फिर सिंध असेंबली को हम कौमी असेंबली के साथ जोड़ेंगे तो फिर MQM उसके भी मेंबर कौमी असेंबली में बैठे हैं, GDA के मेंबर भी बैठे हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजल रहमान ने सोचा कि जितने एफर्ट्स हम काफ लीग पर लगा रहे हैं और काफ लीग ने फिर इतना बड़ा मुतालबा कर दिया कि हमें चीफ मिनिस्टर दो, तो उसके नतीजे में फिर उनके साथ पीपल्स पार्टी के लिए MQM GDA ये बहुत ही ज्यादा फेवर होगा। और दूसरी ये कि यहाँ पर भी हो सकता है कि आप जो सिंध से ताल्लुक रखने वाले PTI के 1-2 मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी उनको भी खींच सकती है। आपने गुज़िश्ता रोज देखा कि इस वक्त PTI के MPA हैं शहरियार शर, कल उन्होंने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में PTI को छोड़कर पीपल्स पार्टी की शमूलियत ऐलान कर दिया। तो इसी तरह मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के पास देने के लिए है। पीपल्स पार्टी कहेगी कि भाई अगर MQM आप आ जाएं, हमें सपोर्ट करें कौमी असेंबली में, चलें भाई आप सिंध में हमसे 2 मिनिस्ट्रीज ले लें। GDA आप आ जाएं, हमें सपोर्ट करें अदम एतमाद में, आए सिंध में आपको मैं कुछ दे सकता हूँ। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त दो मामलात में बाकी जो अपोजिशन जमायतें उससे ज्यादा पोजीशन में बेहतर इसलिए है क्योंकि जितनी भी अपोजिशन जमायतें उनमें सिर्फ पीपल्स पार्टी एक जमात है जिसकी हुकूमत है सिंध में, बाकी तो किसी की भी कहीं भी हुकूमत नहीं है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई नुकसान होगा तो वो पीपल्स पार्टी का होगा, अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं। और दूसरा ये कि पीपल्स से ज्यादा अगर कुछ बार्गेनिंग पोजीशन भी है तो वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को यहाँ सिंध में अकोमोडेट कर सकती है। तो इस तरह बाकी ये बात कि मैं समझता हूँ कि अभी जब तक अदम एतमाद की तहरीक का बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं होता या वो तहरीक पेश नहीं कर दी जाती तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे अभी भी पीपल्स पार्टी पर कुछ डाउट जरूर नजर आ रहे हैं। अब चाहे अपोजिशन में बैठकर वो एक मामला तो कर रही है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी कहीं बैकडोर जिस तरह पहले ही उसने PTI से मैच फिक्स करके खेले, तो मुझे ये तहरीक अदम एतमाद वाला और लॉन्ग मार्च वाला जो मैच है वो भी कहीं मुझे फिक्स नजर आ रहा है। आपने तजिया अपना भी दिया और आपने भी बड़ी अहम खबर अगर मैं कहूँ दे दी तो गलत नहीं होगा। मुदस्सिर राजपूत साहब क्या कहेंगे? क्योंकि डेवलपमेंट जो फार्मूला ज़रदारी साहब ने बताया यकीनी तौर पर कि पीपल्स पार्टी के पास तो खेलने के लिए ग्राउंड भी है, खिलाड़ी भी है, पोजीशंस भी हैं, लेकिन दीगर जमातों के पास कुछ भी नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि बड़ी खबर आने वाली है, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है आज सुबह से, जो 48 घंटे की बात की जा रही थी। तो इन 48 घंटों में क्या देख रहे हैं आप, क्या करने वाले हैं, कौन सी खुशखबरी आने वाली है? अगर जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ जो कि बिल्कुल हमें ठीक नजर आ रहा है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो आप इन 48 घंटों को क्या देख रहे हैं? क्या ये भी कोई बस एक ऐसी अफवाह है या कोई ऐसी खबर छोड़ दी गई है? क्या कहेंगे इस बारे में? 48 घंटों में 2 फैसले होने वाले हैं। नंबर 1 फैसला ये होने वाला है कि अदम एतमाद क्या स्पीकर के खिलाफ लाएं या वजीर आजम के खिलाफ लाएं। ठीक है।
تو جہاں تک اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی، ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ابھی طے ہونی ہیں. یہ جو سرپرائز شاید ملے 48 گھنٹے میں، اس میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کا، بالخصوص زرداری صاحب کا اور نواز شریف جو پی ایم ایل این ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ماضی کے ٹریپ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے 10 سینیٹر کبھی غائب ہو جاتے تھے، کبھی وہ ایم این اے غائب ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم پہلی فرصت میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے کہ اگر عدم اعتماد لائیں اور ناکام ہوئے تو وہ پھر وہ ویٹ کرنا پڑے گا، ویٹ بھی کرنا پڑے گا، اور پھر الیکشن تک آپ بھول جائیں کہ کہانی چلے گی. اچھا، جہاں تک ان کو تھوڑی سی سپورٹ مل چکی ہے، اپوزیشن کو سپورٹ ان کو یہ ملی ہے، یہ چیز یہاں پہ تھوڑی سی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ان کو سپورٹ یہ نہیں ملی کہ ان کی بیک ہینڈ پہ کوئی آ گیا ہے. ان کو یہ سپورٹ یہ ملی ہے کہ پی ٹی آئی کے بیک ہینڈ سے ہاتھ ہٹ گیا ہے، ان کو یہ سپورٹ مل گئی ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی سپورٹ ہے. اب دوسری بات، کاف لیگ کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے. چیف منسٹری کے معاملے پر جو وزیر اعظم کا ان کے پاس شجاعت کے ساتھ کے پاس جانا نا، یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ کچھ تو معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ ان کا ہے ذہن کہ وہ سی ایم شپ کے لیے جائیں، کیونکہ یہ ایک دن کا اطاعت تو نہیں ہوگا. اگر یہ چلا، اس مڈ ٹرم میں چلا، اس میں کوئی ان ہاؤس چینجز ہوئی، تو یہ لانگ ٹرم چلے گا. لانگ ٹرم سے بنیاد کے یہ پھر اگلے ٹینیور تک بھی چلے گا اتحاد. اور زرداری تو آپ کو پتہ ہے ان کا تو یہ فارمولہ رہا ہے زرداری صاحب کا کہ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے چلو. زرداری صاحب بھی تھے کہ قاتل لیگ جیسے نعرے ہوتے تھے تو ان کو نائب وزیر اعظم بنا دیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیل اپوزیشن کی جانب سے اتحادیوں کو دی گئی، اگر اس کو اس طرح دیکھ لیا جائے کہ اپوزیشن کی جانب سے جب یہ ڈیل دی گئی یا انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ دے دیا جائے، تو اگر عمران خان صاحب ان کی اس ڈیل کو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے پورا کر دیتے تو ظاہر ہے یہ یہاں سے کلیئر ہو جاتے ہیں. نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے. عمران خان صاحب تو کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ کرنا ہوتا تو شاید کب کا وہ کر چکے ہوتے اور پرویز الہی صاحب کو اسپیکر نہ بناتے. یہ ڈیل ان کی دے رہی نا. آپ یہاں تک لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر انہوں نے الہی صاحب کو وزیر بنانے کے لیے انہوں نے کتنی جدوجہد کی، کتنی دفعہ انہوں نے آف ٹریک ہوئے کاف لیگ صرف وزیر بنانے کے لیے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا جو زرداری صاحب نے کہا وہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ ان کے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب کا اگر عہدہ وہ مانگ رہے ہیں تو پنجاب کے عہدے پیپلز پارٹی انہیں کیا دے سکتی ہے؟ سندھ میں تو چلیں ایڈجسٹمنٹ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی، پھر تو انتخابات کا ویٹ کرنا پڑے گا. ہے نا بینیفٹ پیپلز پارٹی کو، اتنا بڑا بینیفٹ نہیں، وہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ تو نہیں دے سکتے. نہیں، پیپلز پارٹی ولنگ ہی نہیں ہے. 3-4 سیٹوں پہ کیا وزیر اعلیٰ شپ لے گی؟ وزیر اعلیٰ تو اس کا مطلب وہاں سے کلیئر ہو جائے گا. میں زرداری صاحب ذرا موقف لے لوں. زرداری صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھائیں گے. مدثر صاحب نے جیسے بڑا کلیئرلی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ کیونکہ اب گیم دونوں طرف سے کھیلا جا رہا ہے، تو عوامی نمائندگی کی جب بات کی جاتی ہے، جب یہ ڈیلرشپس کی بات شروع ہو گئی ہے، تو عوامی مفادات کہاں ہیں؟ سندھ سے جو لوگ نکلے ہیں وفاق آنے کے لیے، ان کے پاس سندھ حکومت ہے، راستے میں پانی، بجلی، گیس، ہم نے دیکھا مسائل لوگوں کو سامنا ہے. سہولت جو ہے ہیلتھ سہولت کارڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب لیتے جا رہے ہیں. تو یہ فائدے تو مفادات عامہ کے نہیں ہیں، تو اپنے لیے مفادات کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو کیا پالیٹکس میں جو چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیا یقینی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی، نہیں لائی جائے گی، جو قانونی راستہ اور جس فارمولے کی بات مدثر راجپوت صاحب نے بھی کی ہے؟ دیکھیں، اب جہاں پر معاملات قانونی ایشوز کا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ اگر آپ اسپیکر کے خلاف بعد میں لے آتے ہیں تو پھر اسپیکر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ جو فارورڈ بلاک میں جاتے ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ جو عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے وہ ڈی نوٹیفائی کروا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں. اس لیے یہ آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں جو سینٹ الیکشن میں منحرف ہو گئے تھے. ایک اسلم ابڑو پی ٹی آئی کے ایم پی ہے اور ایک شہریار سر، انہوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرا اور کھلے عام انہوں نے ووٹ کیا. لیکن جی نہیں، گبول صاحب پر اس میں ووٹ میں اس سے پہلے ہی وہ واپس پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. تو لیکن یہ تھا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے اور یہ جو ریفرنس ہے یہ اسپیکر بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو. تو وہاں تو پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا ہے اسپیکر قومی اسمبلی میں، تو ان کی یہ ہوگی کہ پہلے اسٹریٹجی یہی ہے کہ اگر انہوں نے کر دیا اسپیکر کو اگر ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے 90% عمران خان کو بھی ہٹا دیا. تو اس طرح اپوزیشن کے پاس یہ اسٹریٹجی ہے. باقی رہی بات جو یہ مارچ کو لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو سیاست ہوتی ہے وہ ہمیشہ اقتدار کے لیے ہوتی ہے اور اقتدار پاور کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے. وہ تو خود ان کے اپنے مفادات کی یہ جنگ ہے، یہ اقتدار کی معاملات ہیں. لیکن یہ کہ یہ میسج ہے کہ اچانک یہ اپوزیشن کو اتنا کیا یاد آ گیا کہ ہم اس کو عمران خان کو ہٹاتے ہیں، اور پھر پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی الگ الگ ہونے کے باوجود بھی اب معاملات میں ہر جگہ پر ایک ساتھ ہیں. تو یہ معاملات وہی ہے جو جہاں پر خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ دن پہلے، اور وہاں سے اپوزیشن کو ایک لائن دی گئی ہے کہ آپ نے بس اس کو ہٹانا ہے. پہلے
इमरान खान कोई बड़ा ऐलान कर दे, कोई बड़ा फैसला कर दे, कोई बड़ा नोटिफिकेशन जारी करे, उससे बेहतर पहले ही इमरान खान को घर भेजना है। तो ये इन मामलात पर इशारे मिल चुके हैं इनको, और ये कह रहे हैं कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट है अब न्यूट्रल हो चुकी है, और अपोजिशन कह रही है और हुकूमत कहती है कि इदारे जो हैं वो हमेशा हुकूमत के साथ होते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत इतना तो मामला नजर आ रहा है कि इदारे अब उस तरह इमरान खान के साथ नहीं है जो पिछले 3.5 साल में हमें नजर आए, तो जिसकी वजह से थोड़ा ये कश्ती जो है वो डगमगाती नजर जरूर आ रही है। ठीक है मुदस्सिर साहब, क्योंकि बार बार बात घूम फिर के इस्टेब्लिशमेंट पर आ जाती है, इदारों की बात आ रही है। अपोजिशन जमातें फ्रॉम द डे फर्स्ट जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो उनको यही कहा गया सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इनके पीछे रियासती इदारों का हाथ है, इदारे सपोर्ट करते हैं। अब इस बात को मान लेते हैं कि अपोजिशन भी कह रही है कि हम बड़े वसूख के साथ आ रहे हैं क्योंकि पीछे से जो हाथ है वो हटा दिए गए हैं, और अब इमरान खान साहब अपनी सियासी कैरियर का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं, जंगें जारी हैं सियासी मैदानों में। आप भी ये कह रहे हैं, ज़रदारी साहब भी ये कह रहे हैं। अब अगर इस बात को मान लेते हैं और इमरान खान साहब की जो अदम एतमाद की तहरीक जिनके खिलाफ लाई जा रही है, अगर वो निकल जाते हैं यहाँ से, गोया कि इम्कानात यही नज़र आ रहे हैं कि ना तहरीक आएगी और ना ही अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकेगी। लेकिन अगर इसको एक मिनट के लिए मान लिया जाए, इफ़ अगर की हम बात करते हैं, तो फिर ये बात कि इमरान खान के पीछे सेलेक्टेड लोग थे या उनके पीछे रियासती इदारे थे, तो फिर अपोजिशन के पास क्या रह जाएगा कहने के लिए अगर वो नाकाम हो जाते हैं यहाँ पहुँचने के बाद। जो मुतालबात इस्तीफे के और जो अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं, फिर क्या कहेंगे कि इमरान खान के पीछे जिन्नात का हाथ था? फिर बड़ा अच्छा सवाल वैसे आपने किया, इसको जो है कहें तो डायग्नोज कर दी सारी सूरत हाल। लेकिन हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं साकिब साहब यहाँ पे। शायद हम वो थोड़ा सा माजी का एक्सपीरियंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको देखते हुए शायद ये सोच रहे हैं कि ये नाकाम हो जाएगी। अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है, हालात इसलिए मुख्तलिफ हैं कि जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ से फैसले होते थे ना, वहाँ से भी फैसले हो चुके हैं कि अब हमने न्यूट्रल रहना है। अब उसकी वजह यह है कि जो तनकीद का निशाना 70 साल में इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई वो अब हुई है। इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना एक गुनाह होता था, बोला नहीं जाता था, कोई जर्नलिस्ट ये बोलते हुए घबराता था। लेकिन आज आम ज़द-ए-आम हो गया है कि हर बंदा इस्टेब्लिशमेंट कहते हुए हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कुछ तो है, सपोर्ट है। और ये फार्मूले जो है ना, ये डी चौक पे जब खान साहब होते थे 126 दिन का धरना लगा के बैठे थे ना, तो फार्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि एम्पायर की उंगली उठ रही है, एम्पायर की उंगली बैठ रही है। फिर जाते थे 4 नंबर गेट से एंट्री करते थे, मुलाकात करते थे। तो ये बड़ा तनकीद का निशाना बना। अब सवाल है यहाँ पे कि ये आप तासुर छोड़ दें, ये जो शायद आप माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए शायद ये कह रहे हैं कि ये तहरीक नहीं आएगी, नाकाम होगी, लेकिन अब तैयारी मुकम्मल है। जरदारी पीपल्स पार्टी जो नून लीग के साथ आज से 2 महीने पहले एक प्रोग्रामों में लगता ऐसे था कि ये दोनों आपस में हुकूमत अपोजिशन है, पीटीआई का तो ताल्लुक नहीं, ये लड़ते होते थे। इसका मतलब फिर ये है कि मार्शल लग जाएगा? नहीं, मार्शल नहीं। ये सवाल ये है कि ये आप सोचें ना कि ये 2 पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपको इस बात को। पार्टी दोनों लड़ते थे, मिल क्यों बैठे? मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा जी कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। अब जो लेके आने वाले वो न्यूट्रल हो गए हैं और इनको एक मौका मिल गया है। और जहां तक जरदारी साहब का आप बेनिफिट की बात कर रहे थे ना, जरदारी साहब को सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब अगर 3 माह तक ये मामला ना हुआ, उन पे फर्द जुर्म लागू हो जाएगी। जरदारी साहब समेत तो उनके जो मामला फाइनलाइज पोजीशन में हो गए। इधर एफआईए में सनाउल अब्बासी साहब आ गए, उधर नेब में जो है नेब के जो ऑफिसर्स है उन्होंने भी वापस चले गए जी, उन्होंने शिकंजा मतलब जो केसेस बनाए सनाउल्लाह साहब ने, वो सारा कुछ तैयारी कर ली थी ना। एफआईए ये जो मोहसिन बेग मामला, मतलब एक तैयारी तो होगी थी ना ग्रिप बनाने के लिए कि अपोजिशन के ऊपर अपना ग्रिप मजबूत की जाए। तो वो तैयारी हो चुकी थी और ये आखिरी साल समझ के अब एक्सपोज होना था। अभी वीडियोस का सीजन आने वाला है, ऑडियोज का सीजन आने वाला है। अभी कुछ अगर ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा तो आप देखेंगे इलेक्शन से पहले एक अजीबोगरीब वीडियोस आएंगी, और जैसे सेनेट इलेक्शन से पहले आएंगी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, ऑडियोज आना शुरू हो जाएंगी। पार्टीज की वो एक्सपोज साजी होगी कि ये इस तरह की पार्टी थी, ये इस तरह। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। ज़रदारी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप सिंध में बैठे हैं और सिंध के हवाले से बड़ी अहम इंकशाफात इस वक्त मुदस्सिर राजपूत साहब भी कर रहे हैं यहाँ पर। फाइनली मुझे बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, क्या अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी? और अगर आ गई और इमरान खान साहब इससे निकल गए, जो फार्मूले दोनों जमातों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस वक्त अपोजिशन के पास क्या जवाब रह जाएगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, जिन्नात पीछे थे, या फिर इमरान खान यकीनी तौर पर सियासतदान बन चुके? देखिए, एक चीज तो साकिब साहब आपको मैं बता दूं जो मुझे लग रहा है। चलो कि
सारे पेशगियां करते हैं, तो आज एक मैं भी कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में कि मुझे लग रहा है कि कोई लॉन्ग मार्च के साथ के जरिए कोई इमरान खान की हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आ रही, और ना ही अदम एतमाद के जरिए मेरे ख्याल में फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इस हुकूमत को न ले डूबे कहीं। तो वो हो सकता है कि उसका मार्च में अगर फैसला आ गया तो फिर ये हर चीज की किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और फिर नए इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे। अपोजिशन असल में चाहती भी यही है कि हम नए इंतखाबात की तरफ जाएं। अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो भी ये नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए बाकी सारे के किसको कौन सी सीट देनी है, किसको कौन सा ओहदा देना है, फिर ये सानवी हो जाते हैं, क्योंकि अगर अपोजिशन ये इस बात पर मुत्तफिक हो जाती है कि इमरान खान को कुर्सी से उतार कर फिर हमें इलेक्शन करवाने, तो वो तो अब मेरे ख्याल में उससे पहले शायद ये फॉरेन फंडिंग केस आ गया मामला, तो फिर तो सारा मामला आपके सामने हो जाएगा। और बाकी रही बात एस्टेब्लिशमेंट के किरदार की, देखें इस वक्त खुद अपोजिशन कह रही है कि वो न्यूट्रल हो गई है एस्टेब्लिशमेंट। वो जैसे अभी मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि शायद अभी हमने एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ऐसे नहीं है। आज भी हम उनका नाम नहीं लेते, एस्टेब्लिशमेंट उनका नाम नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट में फिर सब आ जाते हैं ना इदारे। जब हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और फिर जो फरिश्ता कहते हैं तो भी इशारतन कहते हैं, खिलाई मखलूक कहते हैं तो भी इशारतन कहते हैं, और अभी आप जिन्नात भी कह रहे थे तो हम इशारतन कहते हैं। तो आज तक मीडिया उनका नाम नहीं ले पाया कभी भी। एस्टेब्लिशमेंट को शुरू में ही अखबारात के जमाने में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता था और उसमें फिर तमाम वो इदारे आ जाते हैं। तो मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने या वो जो बड़ी सरकार ने खुद को इस इमरान खान को आगे लाकर खुद को बिल्कुल ही वो ओपन कर दिया ना। हर बंदा जितनी अब तनकीद कर रहा है, माजी में इस तरह नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो अपोजिशन भी इस मामला पर लेकर है कि अगर हाँ 2-4 महीने अगर ये इमरान खान निकाल जाता है तो फिर ये कोई अदम एतमाद नहीं आएगी, फिर ये अगले साल इलेक्शन जाकर में सब साथ मिलकर आएंगे। बाकी फिलहाल तो देखते हैं कि मामला क्या होता है, क्योंकि अभी आपके पास ओआईसी का इजलास होने जा रहा है। तो असेंबली फिलहाल अगर रिक्वेस्ट भी करें अपोजिशन इजलास के लिए, तो मेरे ख्याल में सदर साहब फिलहाल इजलास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जब तक ये ओआईसी हो नहीं जाता, आपको पता है कि वहाँ की कुर्सियां सही हो रही हैं पार्लियामेंट हाउस की और वहाँ के कालीन भी निकाल दिए गए। चलें जी, मुदस्सिर साहब आपसे चाहूँगा कि आखिरी आप कोई बताना चाहें, क्योंकि अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के हवाले से ज़रदारी साहब ने पेशगोई कर दी है कि यकीनी तौर पर उनका तज़िया यही है कि ना इससे हुकूमत जाएगी और ना ही कोई नुकसान होगा, और अगर नुकसान हुआ तो इलेक्शन कमीशन में जो मुकदमा है वो उनको ले डूब सकता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जरदारी साहब की एक बात तक तो मुत्तफिक हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का मामला ले डूब सकता है, लेकिन अब थोड़े से हालात चेंज हो गए। जहाँ तक जरदारी साहब ने कहा कि ओआईसी के इजलास होने 22 मार्च को और उसके बाद परेड भी है, उसके वाले से तैयारी है, लेकिन ये भी तो हकायक है कि अपोजिशन ने जो प्लान किए हुए हैं एहतजाज वगैरह, ये भी उसी दौरान किए हुए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी माहिरीन जो असम्बली और लेजिस्लेशन के मामला देखते हैं, उनके मुताबिक अगर 165 कौमी असम्बली के अरकान रिक्वेजिशन के जरिए कोई तहरीक लाएं तो विद इन 40 आवर्स या 48 आवर्स के बीच में वो तहरीक को मूव किया जा सकता है, इजलास तलब किया जा सकता है। कानूनी माहिरीन का जो मैंने सुना है, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जो माहिरीन ने मैंने सुना है कि आप 165 अरकान किसी तहरीक पे फौरी इजलास तलब करना चाहे तो 48 घंटों में इजलास आ सकता है, और खासतौर पर अदम एतमाद से मुतल्लिक हो। डिले टैक्टिक्स हो सकती है, ज़ाहिर बात, जहाँ कानून ये मौजूद है वहाँ डिले टैक्टिक्स का भी कानून होगा, तो डिले भी किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़े से हालात मुख्तलिफ हैं और अभी हालात ऐसे नहीं है कि उनको कोई टाला जा सके, और अपोजिशन अपोजिशन के पास वो 165 है ही नहीं, 165 लोग ही नहीं है ना मेरे ख्याल में। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमान हज़रात, कराची से ब्यूरो चीफ ज़ुहैब ज़रदारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना तज़िया और तबसरा दिया। स्टूडियो में मौजूद मुदस्सिर राजपूत साहब, सीनियर तज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ और तज़िया दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ जाता है। जाते जाते एक थोड़ी सी पेशगोई मैं भी करना चाहूँगा, क्योंकि हालात जिस तरह मेरे दोनों मेहमान हज़रात और मेरे सीनियर सहाफ़ी दोस्तों ने किए हैं, यकीनी तौर पर हकीकत इसके बिल्कुल करीब है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखा जाए, ये ज़रूरी नहीं कि मेरी बात से भी मुत्तफ़िक किया जाए, इत्तफ़ाक़ किया जाए, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें यकीनी तौर पर मामला पहले से तयशुदा है, मामला तय पा चुके हैं। जैसा ज़रदारी साहब ने भी कहा था कि जहां मुलाकातें हुई हैं वहां सिर्फ एक रोड मैप दिया गया है कि आपने इस रोड मैप पर रहना है। मामला जो तय हुए हैं अब तक की इतलात के मुताबिक, जो जिन्नात की खबरें हैं, उसमें यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के हम मनसब पर कायम रहेंगे, अपना टेन्योर पूरा करेंगे, क्योंकि नवंबर में जो अहम तब्दीली होने वाली है, आर्मी चीफ को पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया दोनों जमातों के साथ, और कोई भी जमात मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा सेटअप में आर्मी चीफ के साथ काम करना नहीं चाहेगी।
ایسی صورتحال میں ایک ہی صرف ان کو جو نقصان ہونے والا ہے وہ یہی نقصان ہونے والا ہے کہ جو الیکشن کا بگل بجایا گیا ہے اسی بگل کو لے کر وہ صرف عوامی رابطوں کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور یقینی طور پر اسلام آباد پہنچنے کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جس میں نیب کے بڑے اہم کردار اس میں شامل ہونے والے ہیں۔ اب کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر جس طرف دکھائے جا رہے ہیں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مہنگائی کا جن قابو کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پہلے ہی بجٹ سے پہلے جو ریلیف دینے کی باتیں کی ہیں اور اب کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ہزاروں ارب ڈالر جو اس وقت ذخیرہ کر کے رکھا گیا ٹیکسوں کے ساتھ بھی اور فنڈنگ کے ساتھ جو باہر سے بھی آیا ہے اسے اب کیش کروایا جائے گا تاکہ لوگ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آنے کے بعد عوامی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کا کریڈٹ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملے گا جو چاہتے بھی یہی ہیں اور یہی جو فارمولہ ہے الیکشن میں استعمال کیا جائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔